नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक दिन पहले हमने आपसे बातचीत में यह कहा था कि जो कुछ भी हमारे यहां चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ पेंडेमिक का फेज नहीं है, पेंडेमिक के बियॉन्ड की कहानी है ये। जो कुछ भी भारत में आप देख रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से स्वाधीन नहीं हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आपके देश का कंट्रोल किसी और हाथ में है। और कौन कर रहा है ये कंट्रोल? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी मैं एक इलेक्शन कैंपेन का एक वीडियो देख रहा था जिसमें देश के बड़े नेता और कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनकी इलेक्शन कैंपेन थी। और तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर में मैंने एक ही करस्पॉन्डेंट के साथ उनका इंटरव्यू देखा, और वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जो स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है उसका इंटरव्यू था। और उस 2-3 घंटे के अंदर में एक ही दिन का वो इंटरव्यू था। ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन और तीसरे दिन में हुआ। एक ही दिन के इंटरव्यू में दो एयरक्राफ्ट हमें दिखाई पड़े। दो एयरक्राफ्ट। छोटा एयरक्राफ्ट था। अब आप सोचिए कि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं इलेक्शन में। मालूम नहीं कि इलेक्शन कमीशन इसका ख्याल कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक वानगी है कि एक नेता के लिए दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं एक ही दिन में। अलग अलग हेलीकॉप्टर से, अलग अलग एयरक्राफ्ट से वो यात्रा कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और आपको लग रहा होगा कि फिर इलेक्शन में जीत हार होती है, जो पार्टी जीत जाती है, जिसको आप वोट देते हैं, वो सरकार बना लेती है। और फिर आपके यहाँ एक इलेक्टेड शासन आपको दिखाई पड़ता है। ये सब एक प्रकार से ब्रेन वॉश है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई मैं आज आपको बताता हूं। और हम अपने पहले दो मेहमानों से मिलाएंगे जिन्होंने काफी शोध किया है इस दिशा में कि भारत कहां पिछड़ रहा है, भारत को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके हाथों भारत खेल रहा है। 1,000 यूएस कंपनी, ये 19-20 का आंकड़ा है। अमेरिका की 1,000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इंग्लैंड की 572 कंपनी भारत में काम कर रही है। कनाडा की छोटी बड़ी सारी कंपनियों को मिलाकर के 700 कंपनियां काम कर रही हैं। जर्मनी की 1,700 कंपनियां काम कर रही हैं। कोरिया की, साउथ कोरिया की 600 कंपनियां काम कर रही हैं। स्विट्जरलैंड की 200 कंपनियां काम कर रही हैं। स्पेन की 200 कंपनियां काम कर रही हैं। फ्रांस की 450 कंपनियां काम कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि विदेशी कंपनी अगर आपके यहां काम करे तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुराई यह है कि पिछले 75 वर्षों में जो देश हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया, उनकी बड़ी कंपनियां, और कंपनियों की लिस्ट जो मैंने अभी आपको बताई कि 572 कंपनियां, अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नाम नहीं ले सकते हैं आप। अविवा है, जीएसके फार्मास्यूटिकल्स है, ब्रिटिश टेलीकॉम है, आईसीआई इंडिया है, लॉजिका है, एचएसबीसी है, कैडबरी इंडिया है, बीपी है, बार्कलेज है। इस तरह की कंपनियों की लिस्ट खड़ी है। और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पूरा अर्थतंत्र 1,000 कंपनी अमेरिका की, 572 कंपनी इंग्लैंड की, 450 कंपनी फ्रांस की, 200 कंपनी स्विट्जरलैंड की, 200 कंपनी स्पेन की। और ये सारी कंपनियां आपके यहां काम कर रही हैं, वो रोजगार भी दे रही हैं, टैक्स भी पे कर रही हैं। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर
यहां से कमा करके वो कंपनियां जा रही हैं, क्योंकि भारत उन सब कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। तो ये जो हमारे देश के नेता जिन हेलीकॉप्टर और चॉपर पर उड़ रहे हैं, एक दिन में वो अपना दूसरा एयरक्राफ्ट बदल लेते हैं, आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो एयरक्राफ्ट आपके सौजन्य से आ रहा है। ये इन सारी कंपनियों के सौजन्य से आ रहा है। तो असली कंट्रोल इन कंपनियों के हाथ में है। हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। और पिछले 2 साल में जो कुछ भी इस देश में हुआ, ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 साल में इस देश में जो कुछ भी हुआ, इसके असली गुनहगार इंग्लैंड में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है। उनके इशारे पर आपके देश की रीढ़ तोड़ी जा रही है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। करोड़ों जॉब्स चले गए। लाखों की मौत हो गई इन बेईमान, भ्रष्ट, मक्कार कंपनियों की वजह से। जो दूसरे देश की कंपनियां हैं वो हो सकता है अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन कम से कम इंग्लैंड की कंपनी ये कंपनी भरोसे के लायक नहीं थी। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई कि 75 साल में आप स्वयं खड़े हो पाते। आपके देश की कंपनियां का अभी मैं सर्च कर रहा था कि हमारे देश की जो कंपनी है वो कहां कहां काम कर रही है। इक्का दुक्का गिने चुने दो हाथों पे गिनती में आ जाएंगी जिनका कि विदेश में कारोबार है। हाँ, जो यहां से चले गए हैं, विदेश में जम गए हैं, उनका कारोबार बढ़ रहा है। तो असल कहानी इन कंपनियों के सहारे हमारी पूरी पॉलिटिकल बिरादरी को कंप्रोमाइज कर लिया है। और सिटी ऑफ लंदन में बैठा हुआ जो माफिया है, उनके इशारे पर कंट्रोल हो रहा है। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं दो, अंकित यादव और दूसरे मेहमान हैं शिवांक यादव। शिवांक और अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांक और अंकित। आप दोनों इंडिजिनस काम को आगे बढ़ाने के लिए शोध कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन कंपनी कहां लूट मचा रही है, और जो फाइनेंशियल बर्गलरी एक प्रकार से चल रही है, उसके कौन कौन लोग शागिर्द बन रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले शिवांक यादव से। शिवांक, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि असल में हमारा जो डेमोक्रेसी है वो एक फार्स है, और ये जो पॉलिटिशियन चॉपर से घूम रहे हैं, इसके पीछे कोई और है। जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस बारे में आपने बात करी, ये अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करके और थोड़ा सा विस्तार से हमें समझना होगा कि ये पद्धतियां, ये कहाँ से इन चीजों का निर्माण हुआ। ये जो राजनेता हैं, ये राजनेता समाज से कट के कैसे जी लेते हैं आज। तो इसका जो एक निर्माण है, इसका आप समझिए कि गुलामी होती है। तो गुलामी के देखिए तरीके होते हैं। हमने जितना देखा है उसमें हमने देखा है कि भाई 3 तरीके की गुलामी होती है। सबसे पहली गुलामी होती है राजनीतिक गुलामी, जिसे हम राजनीतिक गुलामी कहेंगे। राजनीतिक गुलामी का मतलब ये है कि सीधा सीधा मैं आपके ऊपर शासन करता हूँ, मतलब कि आधिकारिक रूप से मैं आपका राजा हूँ या आपका शासक हूँ। जिस प्रकार से अंग्रेज 1947 से पहले यहाँ के शासक थे और भारत की जनता उनकी गुलाम थी, तो वो एक तरीके की राजनीतिक गुलामी थी। लेकिन जब 47 के बाद अंग्रेज यहाँ से गए, तो उसके बाद से वही राजनीतिक गुलामी बरकरार रही। किस प्रकार? जैसे कि हमने एक आरटीआई लगाई भारत सरकार के पास। हमने उस आरटीआई में पूछा कि भाई भारत 1947 में किससे आजाद हुआ, और 14 अगस्त 1947 को और 16 अगस्त 1947 को इन 2 तारीखों में क्या अंतर आया भारत की स्थिति में। और फिर हमने यही 26 जनवरी के उसमें भी उपलक्ष्य में ये बात पूछी। तो उस पूरी आरटीआई का हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम फर्स्ट एपीलेट तक गए, फिर सेकंड एपीलेट भी किया। उसके बाद फिर अभी ही कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने और आरटीआई लगाई, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से। तब हमारा शक उसमें और गहराया। वो आरटीआई भी हमने शक के बिना पर ही लगाई थी, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ बातें पता लगी थी। तो हमने उन बातों पर सीधा यकीन नहीं किया, हमने उसके लिए आरटीआई लगाई। जब जवाब नहीं मिला तो फिर हमारा शक और गहराया।
तो इस वेरी राजनीतिक गुड। गुलामी पे हमने थोड़े से और सबूत ढूंढने चाहे। सबसे पहला तो यही कि भाई आरटीआई का हमें जवाब नहीं दिए गए सरकार की तरफ से। अगर सरकार इस बात में निष्पक्ष होती तो सबसे पहले जवाब दे देती कि भाई हम आजाद हैं और भारत की जनता पर, भारत के जो लोग हैं वो ही इस देश के सर्वोच्च शासक हैं। लेकिन उस बात का हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हमने एक और आरटीआई लगवाई। हमारे जानने में एक साथी थे राहुल सहरावत, उन्होंने एक आरटीआई लगाई कि क्या जो इंग्लैंड की रानी है क्वीन एलिजाबेथ, उसको भारत में आने के लिए क्या वीजा की आवश्यकता पड़ती है? और नहीं पड़ती। भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या वो जब इंग्लैंड जाते हैं तो क्या उनको वीजा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका जवाब हमारे पास आरटीआई में ये आया कि जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उनको वीजा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राष्ट्रपति जाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री जाएं। बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे होंगे उनके दिमाग में एक भ्रम है कि जब किसी भी देश के सर्वोच्च शासक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वो जब किसी देश में जाते हैं तो उनको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पड़ती है, आरटीआई में ये बात साबित हो चुकी है, उन्हें वेरी पड़ती गुड। है, वो चाहे पाकिस्तान भी क्यों ना जाए। अक्सर लोग इस बात में सवाल करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी एक बार अमेरिका से वापस आ रहे थे और आते आते समय भारत से आने से पहले वो एक बार एक पाकिस्तान मिनट में थोड़ा चले सा गए थे। रुकिए शिवांक, बहुत इंपॉर्टेंट जी जी जानकारी दे रहे हैं। मैं दर्शकों से जी अनुरोध करता हूं कि आप इस शो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, और जल्दी से जल्दी जुड़िए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्योंकि शिवांक जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको इधर उधर कहीं मिलेगी नहीं, इक्के दुक्के कहीं मिल जाएगी, लेकिन इनका फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहे हैं ये। इन्होंने आरटीआई लगाया, इसका जवाब आया है भारत सरकार का। जी शिवांक, जी कंटिन्यू। जी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जब वापस भारत आते समय वो बीच में पाकिस्तान चले गए, तो उसका कई लोग इस बात में जवाब देते हैं कि जब वो पाकिस्तान गए थे तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन उस बात की भी न्यूज कटिंग हमारे पास है कि जब प्रधानमंत्री वहां पे गए तो एयरपोर्ट पे ही उनको प्लेन में रुकना पड़ा था जब तक उनका वीजा नहीं लगा, और उनके अच्छा। साथ जितने भी लोग थे उनको रुकना पड़ा था वहां पे। तो बेसिकली लोगों को एक तो भ्रम है कि वीजा और पासपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है दोनों चीजों में। तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। वीजा आप एक समझे परमिशन है, परमिशन आप है, अनुमति समझते है। होंगे, सब समझते होंगे। तो लोग क्या समझते हैं कि भाई एक पासपोर्ट और वीजा में अंतर नहीं समझ पाते। पासपोर्ट तो मेरा पहचान पत्र है कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूं, ठीक बात, और हाँ। वीजा उस बात पे स्टैंप लगाता है कि हाँ आप हमारे देश आप में जाने के आ लायक हुए सकते हैं, हैं, उस देश आप ने जाने आपको के आने की लायक हैं, अनुमति दी है। अनुमति दी है। अब यही बात फिर जब इंग्लैंड की रानी के ऊपर पूछी गई कि क्या उसको भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस बात का जवाब भारत सरकार ने आरटीआई में क्या लिख के दिया कि इंग्लैंड का जो पासपोर्ट इशू होता है वो इंग्लैंड की रानी के नाम पर ही होता है, इसीलिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की अनुमति नहीं है। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा समझें कि वेरी गुड। लोग कह देते हैं, सरकार कह देती है कि भाई उसके पास खुद ही पासपोर्ट नहीं है तो वो तो उसको जरूरत ही नहीं है वीजा की। अब अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं दुनिया में घूम सकता हूं? मेरा पासपोर्ट खो गया बिल्कुल नहीं या घूम मैंने कभी सकते। बनवाया नहीं, मैं नहीं घूम सकता। अब इसी में हमें समझना होगा कि वीजा एक परमिशन है। परमिशन अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है इंग्लैंड की रानी के पास, तो परमिशन तो वो किसी भी चीज पर ले सकती है, एक कागज पर लिख के बिल्कुल। एप्लीकेशन दे सकती है कि भाई मैं भारत में आना चाहती हूँ, क्या आ सकती हूँ? लेकिन नहीं, वेरी वो गुड। यहाँ पर बिना वीजा के आई है, 3 बार आई है भारत में अभी तक, बिना वीजा के आई है, और यहाँ पर आती है और पाकिस्तान में भी चरण जाती है, वंदना में सारे बांग्लादेश लोग में लग भी जाते जाती हैं। है, लग जाते हैं। चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो उसकी चरण वंदना के लिए जाता है, उसको लेकर घुमाता है। जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा के बीच कभी कभी घूमने निकलता है, उस प्रकार वो घूमने के लिए आती है, भारत में आती है। उसी समय पाकिस्तान भी जाती है और उसी समय बांग्लादेश भी होके जाती है। बांग्लादेश एक छोटे देश में भी घूम के जाती है, क्योंकि बांग्लादेश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत है, उनकी संपत्ति के अंतर्गत है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इन क्षेत्रों में वो हमेशा जाती है और उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत आज भी इंग्लैंड की रानी का गुलाम है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम तो ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर हैं, तो ब्रिटेन हम पे शासन कैसे कर सकता है? इसमें हमें यह समझना है कि हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं है, हम रानी के इंग्लैंड की गुलाम है। रानी के गुलाम है। एग्जैक्टली। ब्रिटेन रानी के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार ब्रिटेन भी एक रानी राजा, का गुलाम है। ब्रिटेन भी रानी का गुलाम है। आप ये समझिए कि भाई जिस प्रकार एक राजा के अंतर्गत 2 राज्य आ रहे हैं, मान लीजिए कोई एक भारत का राजा है, उसके अंतर्गत अगर पंजाब आता है तो दिल्ली भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। उसी प्रकार रानी के अंतर्गत उसके ही समकक्ष, हम ब्रिटेन के समकक्ष खड़े हैं रानी के नीचे। वेरी रानी गुड। है,
इधर ब्रिटेन है, इधर भारत है, हमारी ये स्थिति है। 1947 में क्या था कि हम ब्रिटेन के भी नीचे थे, रानी यहां पर थी, उसके नीचे ब्रिटेन था, ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन के नीचे और उसकी संसद के नीचे हम थे। जो कानून बिल्कुल, पास हम होता सब था वो कॉन्ट्रैक्टर थे। ब्रिटेन की संसद में कानून पास होके भारत के पास पहुंचा करता था। अब 1947 में उन्होंने हमें क्या अधिकार दे दिया कि आप अपनी खुद की दूसरी संसद बना सकते हैं और अपने कानून स्वयं पास कर सकते हैं। लेकिन रानी अभी भी वही है, आपको बस कानून पास करने की एक स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कि कागजों में आज भी वो हमारी रानी मानी गई है। ये 2022 में भी रानी वही है। 2022 अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर, जी बिल्कुल, अभी जब हम लाइव आपसे जुड़े हुए हैं तब भी हम रानी वही है। अगर रानी नहीं होती तो इस बात का जवाब सरकार आरटीआई में दे देती कि भारत का शासक, हमने उस आरटीआई में पूछा था कि भारत का शासक कौन है। अब इस बात पे एक और प्रश्न किया था, राम नारायण जी थे, उनका प्रश्न इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, कोई भी सर्च कर सकता है, राम नारायण आरटीआई, वो थोड़ा ढूंढने पर मिल जाएगी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत, जब हमें 26 जनवरी को हमें बोला गया कि आप अब अपना स्वयं का बना सकते हैं, आप गणतंत्र हैं, तो उसके बाद भारत के लोगों की क्या स्थिति है। तो सरकार ने बकायदा अपने राजपत्र पे लिख के दी बात कि भारत के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, भारत के लोग 1953 के बाद भी। तो आप ये समझिए, कई लोग बोल लेते हैं कि भाई 47 में हम हो गए थे, तो फिर जब हम गणतंत्र हुए उसके बाद हम आजाद हो गए थे, 47 में नहीं हुए थे। लेकिन फिर रामनारायण के पत्र में भी सरकार ने अपने राजपत्र पे बात लिख के दी कि उसके बाद भी हमारी स्थिति ब्रिटिश सब्जेक्ट है, मतलब कि हम एक ब्रिटिश नागरिक की भांति ही सब्जेक्ट टू ब्रिटिश है। ठीक बात है। मतलब कि एक ब्रिटिश नागरिक की भांति ही हम भी हैं, मतलब कि रानी की प्रजा, एक तरीके से ये देखा जाएगा। तो एक ये जवाब है। और एक दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक जगह है बुराड़ी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। बुराड़ी है, बुराड़ी में एक बहुत बड़ा एक कोरोनेशन पार्क है, जहां पर सरोवर है, संत समागम की एक सरोवर है, उसके पास में एक बहुत बड़ा कोरोनेशन पार्क है। उस कोरोनेशन पार्क में जितने भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर थे, वायसरॉय थे, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उनकी मूर्तियां ऐसा नहीं है कि 47 से पहले की हैं, इस समय अभी बन रही हैं। आप अगर वहां पे पार्क में घूमने जाएंगे तो आप वहां पर 2-3 जगह हैं, वहां पर आप मूर्ति बनती हुई देखेंगे। बीच में एक ओबेलिस्क लगा हुआ है, ओबेलिस्क के आसपास वो मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसके अंदर जॉर्ज फिफ्थ की भी मूर्ति लगी हुई है, जॉर्ज पंचम की, जिसका राज्याभिषेक 1912 में दिल्ली के अंदर हुआ था। दिल्ली के अंदर जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई थी, उस समय उसका राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ था। वहां पर वो पार्क आज भी है, और उस पार्क को आज भी है और बन रहा है, मेंटेन्ड है। उसको कौन कर रहा है मेंटेन? सरकार, भारत सरकार कर रही है या ब्रिटिश की कोई कंपनी कर रही है? ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से पैसा आता है? भारत सरकार कर रही है? ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से पैसा आने का तो अभी तक हमने सवाल ही नहीं है, वो तो ले जाने के लिए है ना। हाँ, वो ले जाने का काम उनकी तरफ से कोई बात यह है कि सरकार उसको मेंटेन करती है, सरकार उसके अंदर मूर्तियां बनवाती है, उसकी देखरेख करवाती है। कई जो सामाजिक संगठन है वो उस पार्क में जाके उन्होंने कई बार विरोध भी किया है। जॉर्ज पंचम की नाक है, उसको तोड़ भी दिया है, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है। तो उनकी नजर में ये गैरकानूनी है कि हम, जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे देश के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए, उनकी मूर्तियां वहां बन रही हैं। 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया उसको, उसकी मूर्ति हम बना रहे हैं, मतलब पहले की होती। जी शिवांग जी, एक चीज और बताइए, जैसा आपने ब्रिटिश रॉयल फैमिली का बताया, तो जो डच रॉयल फैमिली है, बाकी और भी स्कैंडिनेवियन देशों उसका भी आएगा, वो सब रिलेटेड है, लेकिन ये ब्रिटिश और डच जो है ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो डच का भी क्या यही रोल है? यही रोल है। देखिए, बारी बारी से आएंगे। हाँ बोलिए, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। ये पार्क के बारे में जरा बता दीजिए। हाँ, अभी भी चल रहा है वो? अभी भी चल रहा है। आप अभी जो भी मेरी लोग बात सुन रहे हैं, वो कोरोनेशन पार्क अभी शायद लॉकडाउन में बंद था कुछ समय के लिए, अभी शायद खुल गया होगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां पे बकायदा बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं जो उसको मेंटेन करने के लिए रखे गए हैं। उनके अंदर मूर्तियां लगातार बनती रहती हैं। जो एक पीओपी होता है, पीओपी मटेरियल होता है, उसकी वो मूर्तियों के लगातार मुंह, उनके हाथ पांव बनते रहते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद वो मूर्तियां 1947 से पहले की हैं और अभी तक रखी हुई हैं, सरकार ने हटाई नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो मूर्तियां अभी बन रही हैं वहां पे, बाद में 47 के बाद में बनना शुरू हुई है।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष सबूत है। कई लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हम कैसे गुलाम है। देखिए, सरकार लिख के नहीं दे रही, सरकार आरटीआई में जवाब नहीं दे रही, हमें अपनी गुलामी के सबूत दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्यों ना प्रश्न करें। ये तो बात हुई राजनीतिक गुलामी की। राजनीतिक गुलामी मतलब सीधे सीधे प्रत्यक्ष गुलाम कि हमारे ऊपर कोई बैठा है। अब दूसरी बात यह आती है, दूसरी तरीके की गुलामी होती है आर्थिक गुलामी। हम आज भी आर्थिक गुलाम हैं। आर्थिक गुलामी के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया गया, जिसको बताया गया बैंकिंग सिस्टम। जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है, वो बैंकिंग सिस्टम आज भी हमारे देश के लिए पैसे बनाने का काम कर रहा है। और वो बैंकिंग सिस्टम किसी को उत्तरदायित्व अपना नहीं समझता, किसी को उत्तर देने के लिए वो प्रतिबद्ध नहीं है। हमारी भारत सरकार, हम जिसको चुन के बैठाते हैं सत्ता में, वो हमारे लिए पैसा नहीं बना रहा है देश का। हमारे लिए पैसा बना रहा है हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम। वो बैंकिंग सिस्टम जो बाहर के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से संचालित है। हमारे देश का जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप अगर हम एक किताब है बैंकों का मायाजाल, इस किताब के अंदर एक एक बात के बारे में पूरा विस्तार से ये बात लिखी गई है कि हमारे देश में किस आधार पर पैसा बनाया जाता है। अगर एक मैं किताब है द सिटी, जो टॉनी नॉरफील्ड ने लिखा है, टॉनी नॉरफील्ड ने लिखा है द सिटी जी। वो भी इस तरफ इशारा किया है, बहुत बहुत बड़ा इशारा किया है। जी आगे बोलिए। जी। हाँ। तो जो बैंकों का मायाजाल किताब है, उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो ये बताऊं, bankjal.com पर जाकर उसको लोग पढ़ सकते हैं। उस किताब के अंदर बहुत विस्तार से ये बात बताई गई है कि भाई अगर आप देखें, आपके पास अगर 1 रुपए का नोट कभी आपने देखा हो या 1 रुपए का सिक्का देखा हो, और उसके ऊपर के जितने सिक्के या नोट हैं, जैसे 2 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का नोट से लेके 2000 तक के, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उस अंतर को अधिकतर लोग नहीं देखते, नहीं समझते। सबसे पहला अंतर यह होता है कि जो 1 रुपए का नोट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और उसके नीचे जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं देश के, उसके हस्ताक्षर होते हैं। और उसके ऊपर ऐसा फिर उसके बाद 2 रुपए का अगर आप नोट देखें या 2 रुपए का सिक्का देखें या 2000 तक का देखें, तो उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके नीचे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो दो चीजों का अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है कि भाई 1 रुपए के नोट के ऊपर तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और 2 से 2000 तक के नोट के ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, और वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी का है। तो ये क्या अंतर है, इसको हमें समझना होगा। देखिए, हमारा ये जो 1 रुपए का नोट है, इसको जारी करने का अधिकार है भारत सरकार के पास। मतलब कि हमारी भारत सरकार हमारे देश में केवल 1 रुपए के जितने नोट या सिक्के बनाए जाते हैं, केवल उनको ही जारी करती है। उससे ऊपर के जितने नोट या सिक्के हैं, उसको जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अब ऐसा क्यों है भाई? या तो भाई भारत सरकार ही सारे नोट बनाए, या फिर रिजर्व बैंक ही सारे नोट बना लेता। लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठ के आती है कि हमें समझना पड़ेगा कि पैसे बनता कैसे है देश के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, आज भी कुछ अर्थशास्त्रियों को भी ये भ्रम है कि किसी भी देश में पैसा उतना ही बनाया जाता है जितना उस देश के अंदर सोना होता है या फिर संसाधन होते हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि आज दुनिया के अंदर कहीं पर भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चलता। लोगों को लगता है शायद गोल्ड के आधार पर पैसा बनता है, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं पर भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चल रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड 1933 में खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से आज जो पैसे बनने की प्रक्रिया है, पैसे बनने की प्रक्रिया हमारे जो आप देखते हैं, जैसे गली चौराहों पर जो बैंक है, उनके माध्यम से पैसे बनने की प्रक्रिया चलती है। जिस प्रकार आप बैंक के पास कभी भी अपना कोई लोन लेने जाते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप बैंक को एक वचन लिख कर देते हैं कि भाई मैं इस लोन को 10 लाख रुपए को जितना भी ब्याज है उतना ब्याज इसमें 1 साल बाद जोड़ के या 5 साल बाद जोड़ के आपको वापस लौटा दूंगा। आप एक वचन लिख के बैंक को देते हैं और अपनी कुछ संपत्ति भी उसके पास गिरवी रखते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक आपके उस वचन को अपने पास रख के उस वचन को, लोन वाली प्रक्रिया तो बाद में शुरू हुई। जैसे अभी आप एक जैसे हाउस लोन की बात है या कमोडिटी लोन की जो बात है, ये तो 90s की बात है। मैं थोड़ा एक सवाल आपको, आपने ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर और आरबीआई का,
ये एक पॉलिटिकल, ये कहा गया कि इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस देने के लिए, और सरकार चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो वो कुछ अपने तरीके से खेल कर सकती है और इकोनॉमी उससे ध्वस्त हो सकता है, इसलिए एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमी का ख्याल रखेगी, और वहां है रिजर्व बैंक का। मुझे ये समझना है कि ये जो रिजर्व बैंक है, ये जो फिलॉसफी है कि इकोनॉमी को पॉलिटी से अलग कर दिया। मान लीजिए कि कोई चोर शासन में आ जाए तो वो तो जितनी मर्जी नोट छापते रहेगा और बनाते रहेगा, अपना झोला भरता रहेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए ठीक है, एक रिजर्व बैंक बना और वो इंडिपेंडेंट है और वो इकोनॉमी का ख्याल रखेगी। लेकिन मेरा ये जानना है आपसे कि क्या ये रिजर्व बैंक जो इंटरनेशनल बैंकिंग सेटलमेंट का जो रिलेशन है, उससे कहीं इसका रिलेशन है, ये आम जनता को बताइए। देखिए, कंट्रोल्ड है कि नहीं, कैसे कंट्रोल्ड है? देखिए, रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक की अगर हम भूमिका समझें भारत सरकार के पैसे बनाने में, तो रिजर्व बैंक की भूमिका सिर्फ इतनी है कि रिजर्व बैंक भारत के अंदर जितने भी पैसे जारी हैं उसके केवल 5% पैसे बनाता है। केवल 5%। मतलब कि अगर देश में 100 रुपया घूम रहा है तो 100 रुपए में से केवल 5 रुपया रिजर्व बैंक ने बनाया है, रिजर्व बैंक ने बनाया है, जारी किया है। बाकी का 95 जो रुपया है, वो 95 रुपया जो मैंने बताया आपके गली के आसपास के या चौराहों पर, ये जो प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो बनाते हैं 95 रुपया। अब हमें ये समझना होगा सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है देश में पैसा बनाने की। जब भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, भारत सरकार अपना बजट बनाती है। बजट बनाने के बाद भारत सरकार अपना एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड जारी करती है कि भाई इस साल हमें देश के अंदर मान लीजिए 100 रुपए की आवश्यकता है, तो वो 100 रुपए की आवश्यकता का एक बॉन्ड लिखती है सरकार कि भाई इस साल हमें 100 रुपए की आवश्यकता है और इस 100 रुपए को मैं रिजर्व बैंक से लूंगी और उस 100 को अगले साल 110 करके लौटा दूंगी। मतलब कि हमारी भारत सरकार हमारे ही देश के रिजर्व बैंक से ब्याज पर पैसा लेती है। आप समझ रहे? तो क्या होता है कि भारत सरकार उस बॉन्ड को लिख के रिजर्व बैंक के पास जाती है कि भाई हमें इस बार 100 रुपए की आवश्यकता है और मैं आपको 110 करके लौटा दूंगी। रिजर्व बैंक उस बॉन्ड को अपने पास रखता है, सरकारी बॉन्ड को, और भारत सरकार के पैसे रिलीज कर देता है, अकाउंट में ट्रांसफर होता है, अधिकतर वो 100 रुपए देना। जब भारत सरकार के पास वो पैसा आता है, भारत सरकार मान लेते हैं पूरी ईमानदार सरकार है, उसने वो 100 रुपए जनता में खर्च दिए, जनता के कार्यों में, कोई पुल बनवाने में, लोगों तक रोजगार देने में वो 100 रुपए खर्च कर दिए। अब वो 100 रुपए समाज में लोगों के पास आ गए। लोग क्या करते हैं, उस 100 रुपए को खर्च के एक्सचेंज करके अपने बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंकों में जब वो 100 रुपए जमा होते हैं तो बैंकों के पास ये ताकत है कि उस 100 रुपए को रख के वो 1000 रुपए छाप सकते हैं। ठीक है, उस 100 रुपए को रख के वो 1000 रुपए छाप सकते हैं। मतलब कि हवा में पैसा बना सकते हैं। हवा में पैसा बनाना है, वो हवा में पैसा बना सकते हैं। हवा में पैसा बनाने का मतलब क्या हुआ कि जब आप बैंक के पास 10 लाख रुपए वो मांगने गए थे अपने कार के लोन के लिए, घर के लोन के लिए, तो बैंक ने आपको वो पैसा छाप के दे दिया, बना के दे दिया। वो पैसा बैंक ने अपने पास रखे हुए पैसे से नहीं दिया आपको। लोग क्या सोचते हैं कि बैंक के पास अगर 100 रुपए रखे हुए हैं तो बैंक सिर्फ 100 रुपए का ही लोन दे सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। बैंक के पास अगर 100 रुपए रखे हैं तो बैंक उस 100 को 1000 करके वापस लोगों को लोन बांटता है, 1000 करके लोन बांट देता है। आप मांगने आए आपको भी दे दिया, कोई मांगने आया उसको भी दे दिया, कोई मांगने आया उसको भी दे दिया। तो बैंक जब ये लोन बांट रहा है तो बैंक लोन ऐसे ही नहीं बांटता, बैंक उसके ऊपर ब्याज लगाता है कि भाई अगर आप लेके गए हैं तो आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा अगले साल। अब मुझे एक प्रश्न का बताइएगा, उत्तर बताइएगा आशुतोष जी। मान लीजिए रिजर्व बैंक ने 100 रुपए जारी किए थे, वो 100 रुपए समाज में आए और लोन के माध्यम से बैंकों ने बांट दिए। अब वो 1000 रुपए बांट दिए गए और उन पर ब्याज भी बैंकों ने मांगना शुरू कर दिया। जब मान लीजिए उस 100 रुपए वो 1000 रुपए हो गए और 1000 पे आप ये मान के चलिए कि 100 रुपए और ब्याज लौटाना है हमें, तो मान लीजिए 1200 रुपए एक तरीके से सर्कुलेशन में है। 1000 रुपए तो बैंकों ने बांट दिए और 100 रुपए का वो उनके ऊपर ब्याज भी मांग रहे हैं। तो क्या किसी भी तरीके से मुमकिन है कि जब रिजर्व बैंक ने 100 रुपए जारी किए और 1100 रुपए का वापस क्या लोग चुका सकते हैं बैंकों को किसी भी माध्यम से? या आप 1100 भी मत करिए, क्या रिजर्व बैंक ने अगर 100 रुपए दिए थे और उस 100 को 101 भी करके क्या लोग बैंक को वापस चुका पाएंगे क्या? इसका मतलब हवा में बना ना, इसका मतलब वो पैसा हवा में बन गया।
हवा में बिल्कुल जो बैंकों ने बनाया वही जी सर्कुलेशन में है अब। वो सर्कुलेशन में है। बात सिर्फ इतनी सी ये है कि जब रिजर्व बैंक 100 हम्म, रुपए, मतलब अगर मैं सादी भाषा में समझूं कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैंने बोला कि मयंक जी, आशुतोष जी और अंकित जी, आप अपने बीच में 100 रुपए का कोई भी सर्कुलेशन या कोई भी एक्सचेंज कर लीजिए, और मुझे हम्म, 1 साल बाद आप तीनों इस 100 को 110 करके वापस लौटा दीजिएगा। हम्म, तो क्या किसी भी तरीके से मुमकिन है कि मैंने आपको जो 100 रुपए दिया उसका आप 110 करके मुझे लौटा देंगे? वो मेरा तभी साइन करा हुआ मुमकिन है रुपया अगर है। मैं बैंक हूं तो। अगर बैंक हूं तो बिल्कुल हो जाएगा, हवा में बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अदरवाइज आप अगर एक बैंक तो आम नहीं आदमी वापस हैं, कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, जब हम्म, लोग उस ब्याज के पैसे को बैंकों को नहीं लौटा पाते, कभी नहीं लौटा पाते, इसलिए आप देखते हैं कि लोग बैंकरप्ट होते हैं, हम्म, व्यापार धंधे बंद होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे किसान है, हमारे देश का हम्म, किसान वर्ग है, वो कर्ज में हम्म, है, पूरा कर्ज में हम्म, है। कर्ज में क्यों है? हम्म, क्योंकि इस हम्म, प्रक्रिया के चलने की वजह से, क्योंकि जितना पैसा आया उससे 10 हम्म, गुना ज्यादा लोन पे बांट दिया हम्म, गया, वो सर्कुलेशन में आया, वो ब्याज नहीं चुका पाए लोग अपना, हम्म, लोग ब्याज नहीं हम्म, चुका पा रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कर्ज में है। अब किसान पूरा कर्ज में है, आत्महत्याएं होती हैं कर्ज की वजह से बहुत, सबसे ज्यादा हमारे देश में। उसके नहीं बाद नहीं, खैर, हाँ। फिर हम उसके बाद व्यापारी वर्ग की तरफ आते हैं। व्यापारी वर्ग से आप किसी से भी पूछिए तो सबके ऊपर कर्ज है, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, थोड़े उनसे बड़े सबके व्यापारियों ऊपर के है। पास चले जाइए, हम्म, सबके ऊपर कर्ज है। इस प्रक्रिया के चलते हुए जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, अपनी हम्म, महीने की सैलरी पाते हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई लोन चल रहा है, कोई ना कोई हम्म। लोन है, या तो हाउस लोन है, या तो किसी गाड़ी का लोन है, किसी ना किसी चीज का लोन है। तो ये नहीं व्यवस्था। नहीं, ये तो हम बैंकिंग सेक्टर की व्यवस्था तो हम समझ रहे हैं। हम ये जानना बिल्कुल चाह रहे हैं कि इसका कंट्रोल किनके पास है। ये रिजर्व बैंक का कोई संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेटलमेंट, बैंकिंग सेटलमेंट जो जी पॉलिसी है, जी उसको जी कौन कंट्रोल करना है? आज मैं, ये बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं, बैंकिंग, ये पूरा देखिए बैंकिंग जी फ्रॉड है। जी बैंकिंग रिज फ्रॉड पे बहुत अलग से एक कार्यक्रम जी करेंगे। आज हम जी ये जी बताना चाह रहे हैं, जो आपने बताया है कि आप किस तरह से गुलाम हैं, आर्थिक रूप से भी गुलाम हैं और राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी गुलाम है। अब इसका बिल्कुल किंगपिन कौन है, ये मैं जानना चाह रहा देखिए रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस है, वो तय हूं। होती है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से। बैंक ऑफ हम्म, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक ऐसा बैंक है जिसका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया, जिस हम्म, वो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर उसको बिठाया हम्म, गया है कि वो हम्म, इन बैंकों की देखरेख करेगा, और इनके अंदर आपको आपको कितना इस बार सीआरआर रखना है, कितना अपना बैंक रेट रखना है, वो इनको गाइडलाइंस देता है। उसके बाद ये लोग अपना यहाँ पे निश्चित करते हैं कि इस बार हम साल में इतना रखेंगे, ये चीज इतनी रखेंगे, जिसकी वजह से मनी फ्लो में भी बहुत बड़ा अंतर आता है। मतलब कि आप ये हम्म, समझिए कि वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट वहां बैठ के ये तय करता है कि हमारे देश में कितना पैसा रहेगा इस समय, या कितना पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि हम्म। पैसा कैश अगर रिजर्व रहता है, रेशियो वो डिसाइड कर देते हैं। वो कैश डिसाइड कर रिजर्व देते हैं, रेशियो वो डिसाइड करते हैं, ये मैं कर जानना देते चाह रहा हैं, था। बैंक रेट कर हम्म, देते हैं, ये इंटरेस्ट रेट भी दर्शकों को कई बताइए। बार, इंटरेस्ट रेट भी हम्म, कई बार करते हैं, कई बार नहीं भी करते। इस हम्म। तरीके से और ये जो रहता है कि भाई, मोंटेक सिंह अहलूवालिया टाइप के जो व्यक्ति थे, ये सब इसी हम्म, के खिलाड़ी थे। बिल्कुल। जैसे कि जैसे विजय हम्म, माल्या की भी बात आती है कि भाई विजय हम्म, माल्या ने बहुत सारा कर्ज लिया और बाहर चले गए। तो अगर आप हम्म, इस चीज को ध्यान से देखें, तो अगर कोई बैंक से कर्ज ले रहा है और कर्ज लेके हम्म, खर्च देता है और वापस नहीं लौटा पाता, तो वो हम्म, उससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए देश में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो हम्म, तो एक तरीके से देखा जाए तो विजय माल्या कोई बहुत ज्यादा गलत भी नहीं थे। अगर हम पैसे को हम्म, समझ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि सरकार की इन चीजों को गलत बता रही है, वो क्या सच में हम्म। गलत भी है या सही भी है। क्योंकि बिल्कुल ठीक कह क्योंकि रहे हैं आप। क्योंकि बात है कि देखिए आज के समय में पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। हम्म, जितना पैसा बनता है वो कर्ज पर ही बनता है। अगर हम्म, आप अगर कोई भी कभी किसी से बैंक से कर्ज ना ले तो वो पैसा कभी हम्म। भी सर्कुलेशन में नहीं आएगा। तो नहीं इस आएगा। यही यही करता है बीआईएस, इसके माध्यम से हमारे देश में पैसे की सर्कुलेशन तय कर सकता है इतनी दूर बैठ हम्म, के। तो ये जो हम्म, संस्थान बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए, देशों के अंदर जो सेंट्रल बैंक बनाए गए, हमारे देश में भी हम्म, सेंट्रल बैंक स्थापित किया गया। अंग्रेज जब थे हम्म, तब किया गया, जब 47 में अंग्रेज चले गए उसके बाद तो रिजर्व बैंक नहीं बना, 1932 में उसका हम्म, निर्माण किया गया था। उसका निर्माण हम्म। सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का उनका कंट्रोल ना नियंत्रण। रहे, सरकार का हम्म, कंट्रोल ना रहे, उनका हम्म, नियंत्रण रहे एक दूसरे माध्यम से। क्योंकि सरकार, लोग, जनता चुन के भेजते हैं किसी को, तो हम्म, जिसको चुन के भेज रहे हैं उसके दिमाग हम्म, में अगर ये बात आ गई कि भाई हम्म, हमारी अर्थव्यवस्था ये लोग क्यों चलाएंगे, और उसने इस हम्म, बात को पलट दिया, तो हम्म, फिर
कुछ भी हो सकता है, तो वो इस हाँ, तो उसमें अनिश्चितता में। नैरेटिव ये दे देते हैं, उसमें नैरेटिव ऐसा जैसे बताया ना, ये जो उनके जो जी रोड स्कॉलर को वहां बुला करके ट्रेन करते हैं, उनको ये दिमाग जी में डालते हैं कि ये जो पॉलिटिकल जी। लीडरशिप है वो करप्ट हो हम्म सकती है, तो आपकी पूरी हम्म। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, तो हम तो एक पैरेलल इकोनॉमी आपको खड़ा करके देते हैं जो उस पर चेकमेट करते रहेगा। और अच्छा, तो एक और ट्रेन हम आपको बताते हैं, हाँ, वो ट्रेन करते जी हैं वहां पे, जो वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जो ब्रेन मैपिंग होता है ना, वहां से वो चलते रहता है। जो जी जी। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंग्लैंड, हम्म बावजूद इसके, इसका मतलब चार इकोनॉमी उससे ऊपर है, फिफ्थ हम्म लार्जेस्ट, ब्रेग्जिट के बाहर जाने के बाद भी आज भी हम्म फ्रैंकफर्ट है या न्यूयॉर्क है या पेरिस है, हम्म। बावजूद इसके इंग्लैंड आज भी फाइनेंशियल हब बना हुआ है, शिवांग, जी आज बिल्कुल भी फाइनेंशियल हब बना हुआ है। तो ये जो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो असली किंगपिन है वो हम्म। अभी भी इंग्लैंड बना हुआ है। और जी इंग्लैंड चाहे एंग्लो अमेरिकन हो, एंग्लो जर्मन हो, एंग्लो फ्रेंच हो, वो इंग्लैंड वहां घुसा हुआ है। और जो अभी जी। मयंक कह रहे थे कि डच का या हम्म। पोर्चुगीज का, वो जी सब भी अपने अपने हिसाब से किया यहां पे काम, लेकिन आज वो सब भी, अब कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, उसका कहीं ना कहीं से इंग्लैंड से ही उसका साबका बना हुआ है। तो जी एक बात अब हम थोड़ा सा अंकित जी को जी ये देते हैं। अंकित, क्या जी। इनकी बात से आपको लगता है कि जो आर्थिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी है, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, शिवांग को मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप चूंकि बहुत देर से हैं हमारे साथ बैठे हुए, तो जी अंकित ये बताइए कि आपको लगता है कि इंग्लैंड सबका किंग पिन है? जी, पहले तो सभी साथियों को, सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से खोज में हम लोग लगे हुए हैं पिछले कुछ टाइम हम्म से, हम्म तो नियंत्रण की जो बात है, इसमें 3 बहुत मोटी-मोटी चीजें सामने आई कि हम्म इस पूरी दुनिया का राजनीतिक, आर्थिक और ये मजहबी नियंत्रण जो है, ये हम्म 3 जगह के केंद्रों से चलता है। उसमें जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में हम्म, लंदन है, ये दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखता है। बिल्कुल ठीक और बात है। यहीं से ये लोग, मतलब जो लोग आज दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इन हम्म, लोगों के पास इतनी ज्यादा मात्रा में पैसा है कि ये पूरी दुनिया में किसी भी देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकते हैं। वहां की कर शेयर सकते हैं। मार्केट को और सबको इतना पैसा डाल देते हैं या इतना एक साथ निकाल लेते हैं कि इन्हीं के नियंत्रण में चीजें। इनका अगर गाइडलाइन कोई ना माने तो इनके पास हम्म धमकी है, इनके पास वो हम्म सूत्र है, इनके पास पैसा है कि आपको 2 दिन में हम हम्म खत्म कर सकते हैं। तो एक हम्म दबाव भी रहता है, अप्रत्यक्ष है, उसमें कोई हम्म वैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन रहता है। हम्म दूसरा, हम्म राजनीतिक ताकत का जो केंद्र है, इन्होंने अमेरिका को बनाया हुआ है, उन्हीं लोगों ने हम्म, बनाया हुआ है। वहां से वो पूरी उन्हीं लोगों दुनिया ने। की राजनीति नियंत्रित करते हैं। सीआईए जो अमेरिका की संस्था है, हम्म वो एजेंसी पूरी दुनिया में बहुत ही अमानवीय ढंग से और बहुत गैर हम्म कानूनी, कानून से तो इनका कोई वास्ता है ही नहीं। हम्म ये किस तरह से केंद्रीकरण को बनाए रखना है और हम्म केंद्रीकरण को बढ़ावा कैसे देना है, जहां-जहां हम्म विकेंद्रित व्यवस्था है उनको कैसे बढ़ाना है, इनके एजेंट्स पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। ये बड़ी हम्म गंभीर बात है और इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं कि हम्म कब इन्होंने कौन-सी चाल चली, कब इनके खिलाफ खुलासे हुए, खुद इनके लोगों ने कब बोला। और हम्म तीसरी बात है जो आध्यात्मिक केंद्र की बात है, वो इनका वेटिकन सिटी से ये लोग पूरी दुनिया की धर्म सत्ताओं पे नियंत्रण रखते हैं और उसके लिए भी इन्होंने एक पूरा व्यवस्थित तंत्र बनाया है। ये उनके हम्म सभाएँ करते हैं समय-समय पर हम्म और भी देश भर के जो धर्मगुरु हैं वो जाते हैं, जो हम्म उनके खाने में फिट हैं, वो लोग ऐसी सभाओं हम्म में जाते हैं। जैसे कि अभी हम्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक बात चल रही है, तो न्यू वर्ल्ड हम्म ऑर्डर के लिए ये वन वर्ल्ड और वन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। पूरी हम्म दुनिया में जनता इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से अनभिज्ञ है, लेकिन फिर हम्म भी दुनिया के जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं या हम्म राजनेता हैं या सामाजिक विशेषज्ञ हैं, ये सब हम्म लोग लगातार इस तरह के सेमिनार में जा रहे हैं। हम्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभाएँ हो रही हैं, कई बार उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माहौल तो मीडिया में बैठने वाले सुधीर चौधरी ही बनाएँगे, दूसरे लोग हम्म बनाएँगे, तो उन लोगों की सभाएँ हो रही हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा हम्म खोजेंगे तो मिल जाएगा कि वन वर्ल्ड के नाम से बहुत सारी सभाएँ चल रही हैं। तो परिस्थितियाँ तो हम्म इनके पूरे नियंत्रण में हैं और इस हम्म गुलामी से कोई इसको नकार नहीं सकता। इसको हम्म बहुत सारे आधिकारिक लोगों ने स्वीकारा है, चाहे वो अमेरिका के हों, भारत के हम्म हों या दूसरे उन देशों के हों जिनके अंदर ज़मीर जागृत हो गया। तो वो कह हम्म देते हैं और उनका फिर हश्र कुछ और होता है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन आर्थिक व्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है, वो है आज, वहां से ये लोग चला रहे हैं। अच्छा, जो सामरिक शक्तियों का जो मेल जोल ये लोग करते हैं, ये भी जो एंग्लो अमेरिकन है या एंग्लो जर्मन है या फ्रेंच, इसका मतलब है कि कुछ फैमिली है, कुछ ग्रुप है जो वहां से बैठ करके आपके आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता तीनों को काउंटर कर रहा है। बिल्कुल कर इस रहा है। बात से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, संप्रभु राष्ट्र बोला जाता है भारत। आप इस कोरोना महामारी की बात कर लीजिए, हम लोगों ने इसमें भी एक आरटीआई लगाई थी। हमारे गुजरात के एक साथी हैं नवसारी के, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है और दूसरा ये पीपीई किट जो है, इन चीजों को भारत की कौन सी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी चिकित्सक ने, किसने परमिशन दी कि इससे रुकने की संभावनाएं हैं वायरस के। तो उस आरटीआई का जवाब भारत सरकार ने दिया है कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अच्छा, ठीक है, मतलब हाँ, इस तो बात में कोई तर्क कहीं से कहीं तक समझ नहीं आता कि भाई अगर चीजें ग्लोबली, कल अगर दुनिया के सारे देश गुलामी को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लें या कुछ और चीज स्वीकार कर लें, तो क्या ठीक है, भारत ठीक है, मैं समझ गया। ये जो वो आज उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज बात करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल और राजनीतिक तरीके से जो हमारा एक प्रकार से जो केंद्रीकरण है, ये हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से गुलाम हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, तो जैसा अभी शिवांक ने बताया कि आज भी रानी को यहां आने का ये परमिशन नहीं लेना पड़ता और आप उसी के प्रति जिम्मेदार हैं। तो शिवांक, ये बताइए आप कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, क्या उसी दिशा में एक कदम है जो वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की तरफ है? किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं आप? ये नई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हो रहा है, अब उसमें लोग 5G के बारे में भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 5G के बारे में बात कर रहे हैं। उसके दुष्परिणाम पर नहीं जा रहे हैं हम, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उसके बारे में हम कह रहे हैं। ये जो है हमारे देश के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हैं, वो सारे माइग्रेट कर जा रहे हैं या उनके तरफ। आज जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, उसमें 4 लाख 5 लाख एक कंपनी रोजगार भी दे रही है और उसको आपको टैक्स भी दे रही है, लेकिन ये सब के सब आई वॉश हैं। हमने 75 वर्षों में अपने तरफ से अपना इंडिजिनस इस तरह का वैल्यू ऐड नहीं किया, ना टेक्नोलॉजी में किया, ना ही अर्थव्यवस्था में किया, ना ही विज्ञान में किया। राजनीति में तो खैर बहुत ही नीचे चले गए। बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है उसके ऊपर काफी काम चला है। अब जैसे अगर हम देखें आज के समय में, अगर हम एक यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लें या फिर हम फेसबुक का एग्जांपल ले लें, तो फेसबुक के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना काम है कि आप थोड़ा सा भी कुछ अपलोड करें तो एकदम वो हटा दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल जो इन्होंने जो उसके ऊपर काम किया है वो बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इन्हें खुद भी नहीं बैठना वहां पे, काम ये ज्यादा से ज्यादा मशीन पे डालेंगे। मशीन्स के ऊपर ही सारा काम, जो आज अगले समय में आगे चल के जो आज सेना है, हमारे देश की सेना, जो सेना है, उस सेना में भी अगर हम ये लोग रोबोट्स को ही आगे लेके आएंगे कि रोबोट्स ही उस सेना में कार्यरत हों। क्योंकि दुनिया के जिन शासकों की बात हो रही है, जैसे आपने अभी बात चली कि भाई इंग्लैंड में बैठ के जो फाइनेंसर्स हैं ये दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इन लोगों ने एक समय पर, ये लोग क्या थे कि ये लोग सोनारी का काम किया करते थे। जिन फैमिलीज की आपने बात करी, वो कुछ फैमिलीज है, ज्यादा नहीं है, 12-13 परिवार हैं जिनका इस पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल है। वो 12-13 परिवार ही, उनका ही आज दुनिया के अंदर जितने भी बड़े से बड़े कारोबार हैं वो उनके हैं। और जो बहुत सारी कंपनियां हमें दिखाई देती हैं, वो कंपनियां और बड़ी कंपनियों की शाखाएं हैं। एक समय पे इन सारी कंपनियों को खरीद लिया गया था। जो आप उसकी अगर हम देखें तो रूट देखें तो वो एक ही जगह जाके खत्म हो जाएगी कि इस कंपनी को यूएस स्टील ने इस साल में खरीदा था, या इस कंपनी को मॉर्गन ने इतने साल पहले खरीदा था, चेज बैंक ने इतने साल पहले खरीदा था। तो वो केंद्रित वहीं पर जाके होती हैं 12 या 13 परिवार में। अभी जो 12-13 परिवार है, इनका पूरी दुनिया के ऊपर आर्थिक कंट्रोल है। ये चाहे तो किसी भी देश में किसी भी को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं, भारत के अंदर हो या, क्योंकि कंपनीज का कंट्रोल इनके हाथ में है। और वो कंपनीज उस देश की सरकार को आर्थिक रूप से ताकत देके उसका प्रचार करवा देती हैं देश के अंदर। और उसी व्यक्ति को आप सब लोग, अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि कितने लोग जाके अपनी समझ से जाके वोट देते हैं।
लोग उसी को वोट देते हैं जिसकी हवा चल रही होती है, जिसको सब लोग बोल रहे होते हैं उसको जाके वोट दे देते हैं। तो वो हवा चलाने की जो प्रक्रिया है वो उनके हाथ में है। एक तंत्र है जिसके आधार पर वो हवा चला लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर, देशों के अंदर। तो ये आर्थिक कंट्रोल उनके पास है, इन फैमिलीज के पास। अब उसके आधार पर ही इन्होंने ताकत का भी कंट्रोल अपने पास ले लिया है। जो आपने कहा टेक्नोलॉजी, अब जिसके पास पैसा है वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल तो करेगा ही। टेक्नोलॉजी में ये जो भी रिसर्च करवाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर एक जगह एरिया 51, एरिया 51 के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल काम हो रहा है वो हमारी सोच से भी परे है। जैसे आज कई लोग बोलते हैं कि एरिया 51 में एलियंस है, तो ये जो एलियंस की अफवाह है ये भी किसी समय पे इन लोगों ने ही फैलवाई ताकि लोग उसके बारे में ज्यादा शोध अध्ययन ना करें कि एरिया 51 जैसी जगह पे होता क्या है। असलियत में ये लोग उसके अंदर तैयारी कर रहे हैं कि अगर कभी भविष्य में हमें अंतरिक्ष से भी युद्ध लड़ना पड़े, अगर हमें स्पेस वॉर भी करना पड़े, अगर हमें स्पेस से भी किसी देश के ऊपर मिसाइल गिरानी पड़े तो हम वहां से भी गिरा सके। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही लोगों ने काम किया है, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर हो, चाहे वो 5G के माध्यम से हो। अब नहीं, वो एरिया 51 का स्क्वायर माइल से सीधा रिलेशन है। एक सेकंड, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा आशुतोष जी। हाँ, एरिया 51 का स्क्वायर माइल से सीधा संबंध है। वो स्क्वायर माइल दैट इज कॉल्ड सिटी ऑफ लंदन। मैं ये कह रहा था कि आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा आशुतोष जी। अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है बिल्कुल। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ईयरफोन अगर निकाल के एक बार ट्राई कीजिए। आप ईयरफोन अगर निकाल लें एक बार। कॉल करता हूँ। अच्छा, मैं अंकित आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मैं ये शोध के दौरान मुझे जानकारी हुई कि 2000 के बाद भारत में 2 सेक्टर्स में बड़ी तेजी से पैसे आए जी। 3 सेक्टर में। एक, एजुकेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गया। आप देखते होंगे अशोका यूनिवर्सिटी आप जाएं तो आपको लगेगा कि कहां आ गए, जन्नत में आ गए जी। किसी सरकारी संस्थान की इतनी हैसियत नहीं है उस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का। एजुकेशन, हेल्थ, और तीसरा था मीडिया। मीडिया में भी पैसे आए। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इसका कोई ट्रेल आप बताएंगे कि ये कैसे कैसे हुआ और इसको वही फैमिली के माध्यम से आया? देखिए, इसमें ये लोग सबसे ज्यादा लोगों की मानसिक स्थिति पे शोध करते हैं पहले। हाँ, तो जिस तरह के बदलाव ये लाना चाहते थे लोगों पे नियंत्रण रखने के लिए, सच ये था कि सन 2000 से पहले की दुनिया इतने व्यापक बदलाव के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए मानसिक तौर पे तैयार नहीं थी। तो इन्हें लोगों की मानसिकता ढालनी थी उस विकास के अनुकूल जिससे ये नियंत्रण करेंगे। ठीक है, जैसे आज भी अगर हम लोगों से बात कर लें, अपने देश में बात कर लें, तो लोग हमें उदाहरण देते हैं कि पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ठीक है, और हम लोग क्यों ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, जबकि 5G तकनीक की जो बात है उसका विरोध दुनिया के उन देशों में भी हो रहे हैं जो हमसे कई साल पहले बहुत विकसित माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो और दूसरा मीडिया का रोल। ठीक है, लोगों के विवेक को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, उनके ऊपर जो वैचारिक हमले किए गए उनकी चेतना पर, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो इन लोगों ने शिक्षा में, मीडिया में, इसमें तो पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से निवेश किया। और जब ये समझ गए कि अब लोगों के पास में मुद्दे हैं जो कहीं भी उनकी वास्तविक समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे, उल्टा उनको उस दिशा में ढकेलेंगे, तब इन्होंने सोशल मीडिया को भी बहुत तेजी से उभारा है। लेकिन कहते हैं कि भाई कई बार सारी चीजें उनकी भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि वो भी इंसान ही है। तो आज इस सोशल मीडिया का प्रयोग हम लोग उनके खिलाफ कर पा रहे हैं या उन गलत चीज के खिलाफ कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से होता है। लेकिन इस पर भी वो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि जल्दी से कर लो, आप इतनी जल्दी आदमी को डिटेक्ट करने की तैयारी कर लो कि अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पाठक जी अगर आपके खिलाफ कुछ बड़ा माहौल खड़ा कर सकते हैं, मानवता के हित में कर सकते हैं, तो उनको डिटेक्ट करो और उनका सब कुछ बंद करो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो भी कर लिया उन्होंने। तो आज दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग बिना सोचे समझे जो वैक्सीन ले रहा है, जबकि उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि ये बीमारी से रोक देगी या फिर नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ले रहे हैं। और कोई अगर मना कर रहा था इससे पहले, 2-3 महीने पहले अगर कोई मना कर रहा था, तो लोग उसको गालियां दे रहे थे
कि भाई आप नहीं, मतलब उस पर तो आंदोलन हो रहे हैं अभी, उसका तो अब फैक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। मैं वैक्सीन अब पे तो आज आ रहा है। बात करना ही नहीं चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं सारी बात को, नहीं, मैं उसके उनके ऊपर माध्यम मैं से यही बता बात रहा नहीं हूँ कर। कि इन्होंने हाँ। मीडिया में जो पैसा लगाया है हम्म। उससे लोगों का विवेक इतना नष्ट कर दिया कि आज वो बिना किसी नुकसान और फायदा को देखे हुए भी वो एक धारा में हम्म। ही बहे जा रहे हैं। वो धारा बह तैयार जा की गई है, तो शिक्षा के हम्म। माध्यम से करी गई है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बयान दिए गए, यूनिवर्सिटी के शोध दिए गए उनके सामने, ठीक है, हम्म। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो लोगों हम्म। की मान्यता है भाई, हम्म। श्रेष्ठता की तरफ मान्यता किसकी नहीं होगी। भारत के लोगों हम्म। की मान्यता है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त है वो जो बोलेगा वो सही है। तो हम्म। जगह जगह संस्थान खड़े करे शिक्षा के, हम्म। नीतियां हम्म। खड़ी करी, उसमें सामाजिक विशेषज्ञ बिठाए गए, तो उस मान्यता तो का ये प्रयोग आप किया कह और रहे लोगों हैं को कि आज- ये जो 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 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आए हैं, उसमें जी भी उन्हीं जाइंट्स का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी चमक दमक तो हो नहीं सकती है। तो जी, जाहिर है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, एडुकेशनली आपको हाईजैक करने के लिए वो तंत्र इन्होंने बिछाया है। और बिल्कुल एक प्रकार से जो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्होंने बर्बाद किया है, तहस बर्बाद नहस किया। किया है। इसमें क्योंकि वहां एक पे दूसरी बात, हम्म। इसमें पढ़ने की एक बात ये है कि जब ये लोग एक हम्म। दिशा में प्रवाह कर देते हैं ना किसी चीज का, जैसे बहुत बड़ी हम्म। मात्रा में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगा दिया, अब हम्म। कोई व्यक्ति इनके षड्यंत्रों से अलग होके भी अगर अपना संस्थान खड़ा करेगा, तो आज तो हम्म। प्रतिस्पर्धा चल रही है संस्थानों में भी, हम्म। तो वो भले ही हम्म। इनके एजेंडे को आगे ना बढ़ाना चाहे, लेकिन चूंकि हम्म। उसको टिकना है उसमें, उस हम्म। प्रतिस्पर्धा में टिकना है, तो वो भी उसी तरह की यूनिवर्सिटी खड़ा करेगा और वो भी उसी हम्म। तरह की शिक्षा देगा लोगों को। तो अनजाने हम्म। में भी लोग उस धारा का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो हम्म। नुकसान समाज को हो जाता है। तो हम्म। ये प्रक्रिया बहुत नियंत्रित हो चुकी है। मयंक, कुछ सवाल है? हाँ, एक चीज, हम्म। जब हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो हम्म। शिवांग जी, अगर आप इसको बताना चाहें कि क्लॉन श्वाब एक दिन अचानक से उठे और उनको सपना आया कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता हूँ, उन्होंने कुछ लोगों को चुन लिया और वर्ल्ड हम्म। इकोनॉमिक फोरम का उन्होंने गठन कर दिया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस पूरे तंत्र में क्या खेल है? एक्सटेंशन है, हाँ। देखिए देखिए ये जो संस्थान है, जितने जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, एक समय पे वर्ल्ड बैंक बनाया गया था और हम्म। एक समय पे आईएमएफ बनाया गया था। तो ये ब्रिटेन जो वुड सम्मेलन हुआ, हाँ। हम्म। सम्मेलन हुआ, ये जो हम्म। संस्थान या फिर ये जो व्यवस्थाएं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है, इनका सिर्फ और हम्म। सिर्फ उद्देश्य यह होता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को या ताकत को केंद्रित किया जाए। जिस हम्म। प्रकार अब हमें क्या है, अगर हमें अर्थ की आवश्यकता है तो हम वर्ल्ड बैंक की ओर देखते हैं, हम आईएमएफ की हम्म। ओर देखते हैं। हम्म। उसको केंद्रित करने का, अगर दुनिया में वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ होता ही नहीं, तो भारत हम्म। सरकार उस समस्या को सुलझाने के लिए अपनी ओर देखती कि भाई अगर हमारे हम्म। देश में सर्कुलेशन नहीं है, लोग पैसा खर्चा हम्म। नहीं कर रहे हैं। पैसा खर्चा क्यों हम्म। नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और लोगों की जेब में हम्म। पैसा पहुंचाने के लिए हमें पैसा बनाना चाहिए। तो ये बात दिमाग में ना आए, हम्म। उसके लिए हम्म। पहले तो इंस्टीट्यूट तैयार किए गए। जिस प्रकार अभी आशुतोष जी ने सवाल किया था, उसके लिए पहले इंस्टीट्यूट तैयार किए गए, जिसमें हम्म। अर्थव्यवस्था में ये पढ़ाया गया कि हम्म। अर्थशास्त्र के अंदर अगर आप अपना खुद का पैसा बना लेंगे तो आप कंगाल हो हम्म। जाएंगे, आपके देश में गरीबी आ जाएगी। और इस हम्म। माध्यम से अर्थशास्त्री तैयार किए गए, एक पूरी पीढ़ी तैयार की गई, जो आज के हम्म। समय में अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में बैठी हुई है। जो हम्म। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन तक के हम्म। दिमाग में ये बात है कि हम अपना खुद का नहीं बना सकते पैसा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके सामने ही एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन। नेशंस क्या है? एक संगठित प्रयास है जिसके अंदर आप उन नीतियों को डिस्कस करेंगे। अगर हमारी लड़ाई डमी पाकिस्तान के वर्ल्ड साथ कुछ गवर्नमेंट हुई उसे है, हम कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल को। बिल्कुल, मतलब कि अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है तो हम उसका सुलट, हम आपस में ना सुलटे, हम उस बात के यूएन लिए एक एक यूएन के पास, एक किसी केंद्रित शक्ति के पास जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास जाए। अगर हमें आर्थिक कुछ दिक्कत है तो हम उसके पास जाए, अगर हमें पैसे की आवश्यकता है तो हम उसके पास जाए। तो इन लोगों के, या जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है दुनिया के अंदर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण करना। अब वो वन तो ये वर्ल्ड जो गवर्नमेंट, ग्लोबल विलेज जो है, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, ये उन्हीं जी का नैरेटिव है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का नैरेटिव है कि ताकि भाई लोगों को दुनिया लगे कि भाई एक हम लोग गांव, अलग अलग कैसे रहेंगे, सब मिलजुल अलग अलग करके कैसे, रहते हैं, क्या बिल्कुल दिक्कत? सब मिलजुल के रहें और दुनिया के अंदर एक सरकार हो जाए तो क्या बुरी बात है। दुनिया क्या के बुरी अंदर बात है? अगर अगर दुनिया के अंदर एक WHO है जो दुनिया के लिए गाइडलाइंस बनाएगा कि दुनिया के अंदर इसका कितना मापक होगा, कितना मापक होगा, तो दुनिया के लोग आज मान रहे हैं, वो बात लोगों के अच्छा, तो सामने है। एक और बताइए आज आप, शिवांक और अंकित,
जो स्टैंड हमारे बहुत सारे युवा जो हैं, जो कैरियरिस्ट हैं मोटे तौर पे, वो ये सवाल पूछ सकते हैं आप दोनों से कि भाई देखिए, अगर ये ग्लोबल वर्ल्ड होते जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली हम अब नजदीक होते जा रहे हैं, तो एकदम से आयरन गेट बना देना या स्टैंड अलोन हो जाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हम स्टैंड अलोन रह देखिए सकते हैं, आयरन गेट बना देखिए सकते हैं जैसा चाइना ने बनाया? कम से कम देखिए चाइना का मॉडल अपना सकता है भारत? देखिए अब मॉडल अपनाना देखिए होता है, अपने आत्मविश्वास पे चलना पड़ता है आपको, अपने ऊपर विश्वास करके आगे निकलना पड़ता है। देखिए एक समय पर जब अमेरिका को ताकतवर बनाया गया, इन लोगों के माध्यम से ही ताकतवर बनाया गया, तो अमेरिका के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे ज्यादा संसाधन है। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, अगर हम नहीं, वो तो पेट्रोल 7 को भी साल में भगा दिया इनको तो। किनको? हाँ, ब्रिटिशर्स को। हाँ, ब्रिटिशर्स भाई की बात नहीं अमेरिकन कर रहा हूं की मैं। जो लड़ाई जो हुई जब वो कॉलोनी था, तो उनको तो भगा दिया जी, जल्दी से। उनको भगा दिया, हाँ, मैं ब्रिटिशर्स भगा की दिया। बात नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक लेकिन समय अभी बाद वहां पर है। हाँ। अब एक समय बाद वहां पर जो फेडरल रिजर्व बैंक का निर्माण किया गया, वो इन लोगों ने किया, वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके वहां के राष्ट्रपति हम्म। आज यही लोग बनाते हैं। तो हम्म। एक समय पर कंट्रोल किया गया, ताकतवर बनाया गया। अमेरिका के पास अपने कोई ऐसे इतने ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमसे ज्यादा कुछ संसाधन है, उसके पास राइट। हमसे कम ही होंगे, लेकिन हम्म। उस देश को इतना ताकतवर बनाया गया केवल उसके ही आधार पर बनाया गया ना। किस आधार पर बनाया गया? कि पैसा वो अपना खुद बना रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की ताकत है कि वो अगर अपनी सेना में अगर वो 20 अरब रुपए खर्चना चाहते हैं, 50 अरब खर्चना चाहते हैं, 100 अरब खर्चना चाहते हैं, तो वो अपना खुद का पैसा बना के अपनी सेना को खर्च देते हैं, उसमें पैसा राइट। खर्च लेते हैं। तो अपनी सेना ताकतवर बनाई उन्होंने। अपनी अगर टेक्नोलॉजी पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए उनके पास संसाधन है, जो भी संसाधन है उनके देश में है, तो उस संसाधन को यूटिलाइज करने के लिए, अपने देश के दिमाग को बाहर ना जाने के लिए उन्होंने उस पर खर्चा किया कि भाई हमारे देश में जो साइंटिस्ट है, कितना साइंटिस्ट से कैसे काम होता है कि भाई आपको कितना रुपया चाहिए, आपको क्या रिसर्च चाहिए, आप हमें बताइए। वो बताता है कि भाई मुझे ये रिसर्च करनी है, मुझे इसके लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे ये संसाधन चाहिए, सब मिलेगा, आप ये काम आज से शुरू कर दीजिए। भारत सरकार ये काम नहीं कर पाती, इसीलिए हमारे देश के जो आईआईटी में पढ़े हुए बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं, वो सब बाहर बाहर की ओर चले देखने जाते लगते हैं। कुछ साल के अंदर ही वो बाहर की ओर देखते हैं कि भाई, क्योंकि आप अगर यहाँ पे करें, स्टाइपेंड कितना मिलता है? नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता आपको, वो काम करने में, वो रिसर्च करने में आपको सम्मान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि समाज की ओर से सम्मान नहीं मिल्ता, सरकार तो की ओर ये से भी तो सम्मान नहीं कहीं ऐसा मिलता। कहीं ये भी तो नहीं उसी ब्रेन मैपिंग का हिस्सा है कि उसको सम्मान मत दो और उधर जो एक लुक्रेटिव चीज है वो दिखाया जाए, इधर बिल्कुल उसी अपमानित हो, उधर उधर लुक्रेटिव चीज दिखाया जाए, ताकि ये स्वयं ही चले जाए वहां से, स्वयं खुद चले ही जाए। गाली दे ये करके निकल जाए वो। एक समय पे अमेरिका ने इस बात पे बहुत काम किया था कि अमेरिका के अंदर जो गेहूं बनता था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, उस गेहूं को वो जो CL 480 की इम्पोर्ट बात थी, एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट वो पूरी दुनिया में करता था। क्यों करता था? कि ताकि कोई भी देश एग्रीकल्चर के ऊपर अपना स्वतंत्र रूप से बन ना जाए। भाई कोई देश अपना आजादी ना पाले एग्रीकल्चर के माध्यम से, मतलब अपने देश में अपने ही लोगों के लिए अनाज खुद ना बनाए, वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो पाए, उसके लिए उसके देश में डंप करो, उसके देश में अनाज भेजो बहुत सारा, ताकि उनको लेने की आदत पड़ जाए, वो इंपोर्ट करने की आदत पड़ जाए। एक समय पे अमेरिका करता था, आज भी कर रहा है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, हमसे खरीद लो, अपने देश में डेवलप मत करो। तो अपने इंडिपेंडेंट होने पे आप अपने देश में खुद हर चीज को डेवलप करते हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, ना संसाधनों की कमी है, ना बुद्धि की कमी है। तो ग्रीन हम रिवॉल्यूशन में भी कुछ फ्लॉ है, लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। जी बोलिए। अब हाँ नहीं करेंगे, वो उसमें हम आगे हाँ बात कर हाँ हाँ, सकते आगे हैं बात कि करेंगे, वो क्या अलग उस पर चैप्टर क्या है। था। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कि भाई हाँ। ये लोग जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि भारत ताकतवर नहीं बन सकता, एक समय पे उस देश को बनाया गया। चाइना अपने दम पर ताकतवर है। चाइना का जो आप समझिए कि एक तरीके से इन लोगों के चंगुल से काफी हद तक आजाद है, और थोड़ा सा फंसा बिल्कुल। हुआ भी है। फंसा हाँ। हुआ सिर्फ वो इस वजह से है क्योंकि उसने अपना पूरा एक्सपोर्ट का आधार, पूरे अपने इंटरनेशनल ट्रेड का आधार सिर्फ डॉलर को मान के रखा था, बना लिया है। बिल्कुल बना बिल्कुल लिया है। बिल्कुल तो उस बिल्कुल आधार पे वो बिल्कुल। थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को स्वयं पहचाने, अगर मुझे चाइना से कुछ ट्रेड करना है, या रशिया से कुछ ट्रेड करना है, या ईरान से कुछ ट्रेड करना है, तो मैं डॉलर ये में बड़ा क्यों करूं? ये एक इंपॉर्टेंट बात आप इस पे, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। ये जरा दर्शकों को समझना भी चाहिए कि जब जी। ब्रिटिशर्स इतना ताकतवर है और पिछले 1000 साल से वो ताकतवर है, हम्म। अगर आप सोच लें कि उसके बाद भी पौंड और स्टर्लिंग दुनिया का मानक नहीं बना और ये डॉलर का इन्होंने इजाद करवा दिया जी। और डॉलर को मानक बना दिया पूरी दुनिया में, इसके जी। पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की देखिए कहानी बहुत लंबी है। एक समय पे जब देखिए बात ये नहीं है कि दुनिया के अंदर ब्रिटिशर्स
ने शासन किया, या इस तरीके से नहीं है चीजें। ये जो बैंकर्स हैं, या जो जो एक समय पे जिन हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं, ये लोग ये एक उनका है। ये इनकी ब्लड लाइन अलग है। उसकी उनकी ब्लड लाइन पे हम कभी और बात करेंगे कि वो ब्लड लाइन कहाँ से निकली, बिल्कुल उनका पूरा एक इतिहास है। तो उनकी राइट। ब्लड लाइन जो है, उन्होंने, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि हमारा यही देश है या हम यही है। दे उनको आर सिर्फ जस्ट अपनी बिजनेस मनी माइंडेड। या अगर आप ध्यान से देखें तो वो मनी माइंडेड भी नहीं है, क्योंकि मनी क्या है, पैसा क्या है, वो बनाते हैं तो बन जाता है। वो एक उनके लिए घर की एक खेती है वो। उनके घर वो एक कागज पे अगर साइन कर दे 1 लाख करोड़, और अपना साइन कर दे, तो 1 लाख करोड़ वो 1 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसका मतलब जो पैसे बना रहा है, उसको पैसे लेने में तो कोई आनंद नहीं है उसका। उसका आनंद है शासन में, उसका आनंद है शासन में, अपनी सत्ता कंट्रोल कायम में। करने में, कंट्रोल में उसका आनंद है कि भाई दुनिया के कंट्रोल अंदर मैं जो व्यवस्था बनाऊं, हम जो चाहें वो हो, उससे अलग कुछ ना हो। इसीलिए उनका कंट्रोल का एक ताकत है उनकी, कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उन्होंने ही एक समय पे डॉलर को ताकतवर बनाया। वो इसीलिए बनाया क्योंकि अमेरिका के अंदर उनको वो दिखा माहौल कि हमें अमेरिका को ताकतवर बनाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड कई मायनों में उनको कम पड़ता था। कम इसलिए पड़ता था क्योंकि संसाधन की कमी थी और ताकत की कमी थी, लोग कम थे, जनसंख्या कम थी। एक समय पर जब अमेरिका के ऊपर शासन हो गया, जब अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व एक्ट लाई गई, बैंक बनाया गया, उसके बाद से उनका इस बात पे चिंतन शुरू हुआ कि अब इस देश को हमें एक केंद्र बनाना चाहिए दुनिया पे शासन करने का। दुनिया के अंदर आज आप कहीं भी देखिए तो अमेरिका की जो नाटो फोर्सेज है, वो अगर कहीं पर भी कुछ है तो वो चले जाते हैं वहां पे बेझिझक, वहां पे दखल दे अभी सकते चल हैं। तो रहा है शिवांग जी, अभी जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां नाटो ही तो यूक्रेन की तरफ से खड़ा हुआ है। करेगी भाई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, अमेरिका का क्या काम उसमें? अब हमारी भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, अमेरिका का क्या काम? ईरान में अगर अच्छा कुछ है अंकित, जी अंकित जी अंकित आपने धर्म का नाम लिया। अब जी मैं थोड़ा दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूं कि ये जो आर्थिक तंत्र है, या जो आर्थिक सत्ता वाले जो लोग हैं, जिनको कि अर्थ से किक मिलता है और उसके सहारे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पे धर्म का कितना वर्चस्व है? जो दूसरा जो पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, ये एक दोनों दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या ये धर्म की सत्ता के अंदर में रह करके अपना पूरा तंत्र बिछाए हुए? धर्म का कितना प्रभुत्व है, या धर्म वाले इनसे गाइड होते हैं? बिल्कुल। देखिए, धर्म का क्योंकि जो अपना, पैसे का जो स्रोत एक जमाने में तो इनका धार्मिक संगठन हुआ करता था। देखिए धर्म का प्रयोग ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दुनिया के देशों में द्वंद्व बना रहे, ठीक है, और लोग मूल मुद्दे तक ना पहुंचे। ऐसा नहीं है कि धर्म वालों का नियंत्रण उनके ऊपर है। ऐसा है कि जो अर्थ को नियंत्रित कर रहे हैं वो धार्मिक भी सोच रखते हैं, वो अपनी ही मत को मानते हैं कि यही दुनिया में हो। लेकिन जो जो प्लानिंग करके दुनिया की धर्म सत्ताओं को नियंत्रित किया जा रहा है, तरह तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं, या फिर धर्म के नाम पे जो युद्ध खड़े करे जा रहे हैं देशों में, या दो देशों के बीच में हो या आपसी देशों में हो, वो एक प्रक्रिया है। वो उन्हीं अर्थ सत्ता वालों के नीचे धर्म सत्ता है, और वो अर्थ सत्ता को कायम रखने के लिए, क्योंकि लोग जितना फंसे रहेंगे मतों में या बेमतलब की बातों में, तो लेकिन नहीं उनके सोचेंगे। बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके अंदर चलिए दूसरे धर्मावलंबी जो हैं, उनको ये तो कह सकते हैं आपकी बात से कि वो उनको कॉन्फ्लिक्ट में फंसाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोटेस्टेंट का है, अब हम थोड़ा सा खुल के बोलते हैं, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का है अपना जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं? या वहां भी कुछ जो जो मानवतावादी लोग हैं वो इनके तंत्र से बाहर आना चाहते हैं? जैसा इन्होंने कहा कि 5G का विरोध वहां भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि 5G का विरोध इंडिया में हो रहा है या चाइना में हो रहा है, तो 5G का विरोध वहां भी हो रहा है। उसी प्रकार से इस तरह के जो धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो कोलैबोरेट करके जो कुछ परिवार है वो जो नियंत्रण करना चाहता है, तो उसका विरोध वहां भी है। जैसे ग्रैंड जूरी में देखिए कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर आकर के एक्सपोज कर रहे हैं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर आकर के एक्सपोज कर रहे हैं, दे आर ब्रिटिश, लेकिन वो अपने ही लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। जी, देखिए इसमें यह है कि जो लोग नियंत्रण रख रहे हैं, इनका आपस में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। ये ना तो अपने मत को बढ़ाना चाहते हैं ना कम करना चाहते हैं। ये लोग तो सीधा सीधा अपनी एक ब्लड लाइन मान के चल रहे हैं कि भाई हम ये हैं, हमें ना अपने धर्म का प्रचार करना है, ना इसके खिलाफ किसी को खड़ा करना है, ना उसमें किसी को शामिल करना है। वो तो पूरा एक वंशवाद पे चल रहे हैं, वंशवाद पे, ठीक है, कि ये लोग हैं, वो अपने उसमें किसी को शामिल भी नहीं करते और बाकी लोगों को बुलाते रहते हैं कि भाई आप इनसे लड़ लो,
कि इनसे लड़ लो, हिंदू को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को मुस्लिम से लड़ा दो, बाकी इनका चल रहा, वो बहुत स्पष्ट है इसमें। उन्हें जो नियंत्रण करने वाले जो परिवार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, उनका कोई द्वंद्व नहीं आपस में इस चीज में। ऐसा कई बार हुआ है कि उनके परिवार में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कुछ पीढ़ियों में, जो उनके इस षड्यंत्र में, दुनिया को नियंत्रण करने के अभियान में उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने उनको भी निपटाया है। जब इतिहास की बात करेंगे कि इनका इतिहास क्या है, तो उसमें ये पूरी बात रखेंगे कि इनके परिवार से ही, उन 12 परिवारों से ही। एक आध दो उदाहरण दीजिए। एक आध दो उदाहरण मैं क्या बताऊं, जैसे हिटलर की अगर हम बात कर लें तो हिटलर उसी परिवार, उसी ब्लड लाइन का व्यक्ति था। और अभी बताते हैं कि ब्रिटेन की रानी के परिवार में भी एक उनके प्रिंस हैरी करके कुछ या और कुछ उनका नाम है, उनकी भी सहमति इस अभियान में नहीं है। अभी पुख्ता मतलब जानकारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ लोग लिख देते हैं ब्रिटेन के लोगों ने, ब्लड लाइन से बाहर जाकर के बगावती हो जा रहे हैं। एक इंटरव्यू था हैरी का, एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में वो कुछ बातें बताते बताते रह गए। उन्होंने बोला कि भाई परिवार में कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर मैं सामने रख दूं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं साथ नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उनको फिर बर्खास्त निकाला भी गया। और इतिहास में और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कुछ लोग विरुद्ध गए तो उनको मरवा भी दिया है। जैसे हिटलर का भी था, तो वो हाँ, अब्राहम लिंकन उनके उससे नहीं मतलब थे, परिवार के नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियों के वो विरोध में उसके तो बहुत उदाहरण है, उसके तो बहुत, अगर उस बात पे कभी बात होगी तो उसमें तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की जो मरने की पूरी एक, जो बहुत सारे राष्ट्रपति मरे हैं, गारफील्ड मरे, केनेडी मरे, अब्राहम लिंकन मरे, तो उन सबकी कईयों पे मारने की कोशिश भी बच गए। तो उनकी पूरी हम हर दूसरा तीसरा पहले मरता था, हाँ मर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा विरोध में जा रहे थे कि भाई हम अपना पैसा क्यों नहीं बना सकते। उसके ऊपर पूरी एक बातचीत है, हम कभी विस्तार से होगी तो उस बारे में विस्तार से करेंगे। तो आज अंकित और शिवांक, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आई ओपनिंग जो एक प्रकार से खुलासे किए हैं, ये हमको लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और अंकित और शिवांक से हम ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे खास तौर से हमारे युवा साथियों को, देश के युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि आप जिन बातों पे उलझे हुए हैं, जिन बेकार के फालतू के मुद्दे पे, रिलीजन पे, कास्ट पे या रीजनलिज्म पे, इन सारे मुद्दों पर जो आप फंसे हुए हैं वहां मत फंसिए, क्योंकि असली लड़ाई तो कहीं और है। इनको समझना आपको बहुत जरूरी है। युवाओं से खास तौर से आग्रह मैं करता हूं कि आप जरूर इस बात के ऊपर गौर फरमाइए। बाकी जो अधेड़ उम्र के हैं वो तो कभी पता नहीं उनके दिमाग में कुछ घुसेगा कि नहीं घुसेगा, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं देश के, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि कम से कम अब आप इन जातियों पर और धर्म पे और रीजन पे जो लड़ाई शुरू कर दिए हैं ना, आप बंगाली हैं, आप मराठी हैं, गुजराती हैं, आप बिहारी हैं और आप यूपी के हैं, इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत आगे जा रही है। और भारत को अगर बचना है तो चाइना की तरह आपको बचना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना को मार्गदर्शक बना दीजिए, लेकिन देखिए कि चाइनीज ने किस प्रकार से अपने आप को खड़ा किया और लिमिटेड एक प्रकार से आयरन गेट उन्होंने तैयार किया, दूसरों को घुसने नहीं दिया। और ये बात आपने ठीक कहा कि डॉलर के मामले में थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि उसको उन्होंने काउंटर नहीं किया है। खैर, फिर भी उनकी बहुत बहुत सफलता है कि वो इनके सामने में झुके नहीं हैं। मैं अपने देश के नागरिकों से यह भी आग्रह कर रहा हूं कि इस बात को समझिए कि आपका कंट्रोल, जिनको आप चुन करके भेज रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस आपको दिख रहे हैं, उसमें नहीं है। तो सजग होइए, बिल्कुल सजग होइए, जगिए। और अंकित और शिवांक ने जो बात कही है उस पर शोध कीजिए। जी 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 अंकित। युवा अगर अभी नहीं जागेगा तो परिस्थितियां वो आएंगी कि आपको फिर भी लड़ना ही, और कोई विकल्प ही उसके अलावा नहीं है आपको, खड़े संगठित होकर खड़े होने के अलावा। तो इससे पहले की समस्या और विकराल रूप धारण कर ले, इस देश के युवाओं से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं, जा जाके देश भर में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भाई जागो और कम से कम आंखें खोल के देख लो कि चल क्या रहा है। और जब दिखने की परिस्थिति, तो युवाओं में वो शक्ति होती है कि वो खुद लड़ने के लिए मैदान में आ ही जाता है। खुद जब वो शोध करेंगे, खुद वो सब चीजों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से वो समर्थन में आएंगे और ये काम होगा। और भारत फिर से जो है स्वर्णिम और सोने की चिड़िया बनेगी और स्वर्णिम काल में भारत वापस लौटेगा। परम वैभव, जिसको ये दूसरे पार्टी वाले लोग कहते हैं, परम वैभव को भारत प्राप्त करेगा। तो अंकित बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवांक आपका भी शुक्रिया, मयंक आपका भी शुक्रिया। तो आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।